जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि दाढ़ी बनाने के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में जो है किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आर जो होती है, आर बराबर यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, 2f होती है। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि f बराबर जो होता है r/2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से जो है आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि का अपवर्तित रहती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आवृत्ति जो है ये जो है आवर्तित होती है, यानी परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए 1 मीटर की जो है फोकस दूरी, और यहाँ पे ये क्या दिया गया है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर का इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्लस में होगा। आपको याद होना चाहिए। और हमेशा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अवतल लेंस रहे तो आपको माइनस करना है और उत्तल लेंस रहे तो आपको प्लस में आंसर देने हैं। ठीक है, याद रखने का, निगेटिव पॉजिटिव के आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर दिया गया है कि 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर हम फॉर्मूले के अनुसार अगर निकालें तो फोकस दूरी f निकालते हैं तो क्या होता है, r/2 होता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे कितनी है, 4 डायप्टर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/4 निकालते हैं तो कितना होगा, 0.25। ठीक है, 25। तो इसको हम 1 से 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 6ठा नंबर दिया गया है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों, वाहनों के जो हेडलाइट है ना, उसमें कौन सा जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर दिया है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि मानव नेत्र जो हमारे आंख है उसके अंदर जिस भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा भाग है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि दृष्टि पटल पर जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर दिया है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो देखिए, सामान्य नेत्र का न्यूनतम दूरी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। और दूर दृष्टि यहाँ पे कह रहा है, यानी कि दूर बिंदु कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो इसको करता है परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर दिया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो उल्टा और वास्तविक होता है, जो कि मस्तिष्क के माध्यम से जो है उसे सीधा कर दिया जाता है, सीधा हमें मालूम प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति जो है उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। तो देखिए दोस्तों, ये काफी वीबीआई क्वेश्चन है और मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन 100% मॉडल पेपर में और बोर्ड की परीक्षा में दिए जाएंगे। देखिए, 1 किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का जो है
इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है कि कूलम्ब का एसआई मात्रक होता है, यानी कूलम्ब जो है किसका एसआई मात्रक होता है? कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा विद्युत आवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखें तो यहाँ दिया गया है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है क्या परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि 14 नंबर दिया गया है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है CuO प्लस H2 अभिक्रिया करने के बाद Cu प्लस H2O यानी कि कॉपर प्लस जल का यहाँ पे जो है निर्माण कर रही है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि अभिक्रिया में किस पदार्थ का जो है उपचयन हो रहा है। और दोस्तों उपचयन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो ऑक्सीजन से संयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ पे आकर जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रही है। तो कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक परखनली है और जिसमें कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलय है और लोहे की कील है, यानी कि Fe लोहा हो गया और कॉपर सल्फेट CuSO4। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो परखनली दी गई है, जो अभिक्रिया जो है किस प्रकार का यहाँ पे हो रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया था ना, यह जो परखनली है और ये पिछले बार भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है विस्थापन अभिक्रिया कर रही है, क्योंकि यह जो है एक दूसरे के साथ में जो है विस्थापित हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन है? लिटमस पत्र, क्योंकि लिटमस पत्र से जो है हम आसानी से जो है अम्ल, क्षारक और उदासीन की जो है पहचान कर सकते हैं। ये प्राकृतिक सूचक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लिटमस पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया है कि किसी विलियन का जो है pH का मान 10 है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और मैंने पहले बताया था कि अगर pH का मान 7 से अधिक रहे, ठीक है, 7 से अधिक रहे तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। तो देखिए ये 7 से अधिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और 7 से कम रहेगा तो ये अम्ल हो जाएगा। और दोस्तों पक्का पक्की 7 रहे तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे दिया गया है कि pH का मान 10 है तो निम्न में से क्या होगा? तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दिया गया है कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये सिंबल ट्रायंगल के रूप में दिया गया है तो समझ लीजिएगा यह जो है चेतावनी दे रही है, यह जो है खतरे का निशान यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है क्या है? ये प्रयोगशाला का एक जो है आकृति दी गई है जिसमें यह एक चेतावनी दर्शाई गई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी का चिन्ह जो है यहाँ पे दिया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया गया है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली जो है पूरी तरह से एकदम खट्टा होता है, आपने खाया होगा। ठीक है, तो इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापक्रम पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धातु कहता तब यहाँ पे क्या हो जाता? पारा हो जाता, लेकिन यहाँ पे अधातु कह रहा तो इसलिए दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? ब्रोमीन हो जाए, यानी कि बी जो है ये क्या है? यह एक जो है ऐसा अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर दिया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है
अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaCl2। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। 23 नंबर दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये सब्जेक्टिव में भी दिया गया है, जो कि वीडियो आने वाला है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, कई सारे क्वेश्चन आपको जो है ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो ये पहले से ही पढ़ा हुआ है, ये तो पहले से हम याद कर चुके हैं। ठीक है, काफी इजी लगेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों पोटेशियम जो है, यानी कि पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं खनिज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर दिया है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो दोस्तों 28 नंबर का जो आंसर है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे दोनों की ओर जो है होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर दिया है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो फल को जो है पकाने के लिए तो यह जो है एथिलीन हार्मोन का जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है किस में स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? तो ये जो है अंडाशय में स्रावित होता है। ठीक है, याद रखेंगे एस्ट्रोजन जो है वो मादा जनन तंत्र का जो है एक ये जो है हार्मोन है जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, और एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय द्वारा जो है स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर दिया है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, मेल एंड फीमेल गैमीट को अगर संलयन किया जाता है तो उसे जो हम लोग निषेचन कहते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर दिया गया कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए यह कौन सा मतलब जो है पिक्चर दिया गया, कौन सा चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है? तो यह जो है एक हाइड्रा का जो है पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन प्रक्रिया होती है, मुकुलन विधि द्वारा जो है जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, मुकुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर दिया है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो असमजात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा, असमजात अंग। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया गया है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना है? तो मेंडल ने सबसे पहले जो है मटर के पौधों को चुना था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो निम्नलिखित में जो है कौन सा यहाँ पे उत्पादक है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सांप, मेढक, घास और ग्रास होरप है। तो यानी दोस्तों यह जो है एक खाद्य श्रृंखला का एक यहाँ पे अनुरूप दी गई है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो है यहाँ पे उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा घास। घास क्या है? उत्पादक है, क्योंकि मेढक और सांप ये क्या है? सर्वरूपी है, लेकिन घास क्या है? ये उत्पादक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी का निर्माण क्या होता है? प्रथम श्रेणी का होता है। ठीक है, याद रखेंगे शाकाहारी का जो है
निर्माण जो होता है वो प्रथम श्रेणी का होता है। और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, इसको इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रट लेने हैं। अगर आप चाहे कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ पढ़ लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, इसको बार बार आप लोगों को रिवीजन भी करना होगा ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न जो का उत्तर जो है आप लोगों से ना छूटे, एक भी आंसर आप लोगों का गलत ना हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाएंगे, और चैनल पे नए हैं चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों का जो वीडियो आप लोगों को आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर दिया गया क्वेश्चन कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार होता है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जो होता है कौन सा जिम्मेवार होता है दोस्तों? CFC होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। और ओजोन परत की जो अपक्षय होता है तो ओजोन परत क्या होता है? CO3 होता है, ठीक है। याद रखेंगे ओजोन परत का फॉर्मूला होता है CO3, ठीक है। तो और यहाँ पे इसका क्षय जो होता है वो CFC के लिए होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का मैं 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को कंप्लीट जो है उत्तर बताया हूं। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आगे भी आप लोगों का सब्जेक्टिव का जो है कंप्लीट सोल्यूशन आने वाला है। इसलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।